हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और जो प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है, यहाँ पर चैप्टर 7 में आप यहाँ पर नजर डालिएगा। बात की गई है इंजेक्शन जनरली, यानी कि अध्याय 7 व्यादेश साधारणतः। चैप्टर 7 में केवल 2 सेक्शन दिए हैं, 36 और 37। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर 8, जिसमें ये परपेचुअल इंजेक्शंस की बात की गई है, यानी कि शाश्वत व्यादेश की। देखिए, 2 तरह के इंजेक्शंस की बात की ऊपर चैप्टर 7 में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साधारण व्यादेश, और शाश्वत व्यादेश है चैप्टर 8 में, जो कि सेक्शन 38 से लेकर के 44 तक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, और जिसमें कि सेक्शन 44 ये रिपीटेड है। चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से सेक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 36 से लेकर के आज हम 42 तक कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 36 में नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 37 में टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजेक्शंस, अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश से रिलेटेड। सेक्शन 37। सेक्शन 38 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परपेचुअल इंजेक्शंस व्हेन ग्रांटेड, यानी कि शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। और सेक्शन 39 में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैंडेटरी इंजेक्शंस, अज्ञापक व्यादेश। सेक्शन 40 में डैमेजेस इन ल्यूज ऑफ और इन एडिशन टू इंजेक्शन, यानी कि व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसान की बात करेंगे। सेक्शन 41 में बात की गई है इंजेक्शंस व्हेन रिफ्यूज, यानी कि व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। और सेक्शन 42 में बात की गई है इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। सेक्शन 43 में बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 10 ऑफ 1940, यानी कि 1940 के अधिनियम 10 का संशोधन, और 44 ये रिपीटेड है। तो चलिए सीधे हम आपको डिटेल की तरफ लेके चलते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर 3 जो है ये पार्ट 3 ये थोड़ा सा वीआईपी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। सेक्शन 36 को आप देख रहे हैं, देखिए कितने सारे स्टार लगे हुए हैं इसमें, इसका मतलब है कि ये भी वीआईपी है। तो यहाँ पर नजर डालिए, सेक्शन 36, 37 दोनों वीआईपी हैं। 36 में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ बात की निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है, यानी कि निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। तो कोर्ट यहाँ पर कैसे दे सकता है। देखिए, यहाँ पर जो निवारक अनुतोष की बात की गई है, रिलीफ कैसे दिया जाए, तो कोर्ट के विवेकानुसार होगा। और कैसे होगा, या तो अस्थायी हो सकता है या फिर शाश्वत हो सकता है। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, जब तक केस चलता है उस समय के लिए अस्थायी रूप से बनाया जाता है। शाश्वत का मतलब हमेशा के लिए दिया जा सकता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डालिए। यहाँ पर सेक्शन 36 में यहाँ बात की गई है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजेक्शन, टेम्परेरी और परपेचुअल। 2 तरह के इंजेक्शन की बात की गई है, टेम्परेरी हो सकता है या फिर परपेचुअल हो सकता है। टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए और परपेचुअल मीन्स हमेशा के लिए। और कैसे होगा, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के विवेकानुसार ये है। 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन से बनता है सीधा सीधा सा। फिर यहाँ बात की गई है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। जो प्रिवेंटिव रिलीफ है वो कैसे ग्रांट किया जाएगा, तो प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजेक्शन, टेम्परेरी और परपेचुअल। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 37 पर। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 37 पर नजर डालिए। टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजेक्शन की बात की गई है। आगे देखिए, सपोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ना है सेक्शन 37, सपोज नंबर फर्स्ट। टेम्परेरी इंजेक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम। टेम्परेरी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। टेम्परेरी इंजेक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया वहां तक के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। Next, or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of a suit, and are regulated by the Code of Civil Procedure 1908। और वो कैसे चलेगा, सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार।
कौन से इंजेक्शन की बात की गई है? टेम्परेरी, हाँ, यहाँ पर ये टेम्परेरी इंजेक्शन की बात की गई। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालिए सब क्लोज नंबर 2 पर। 2 में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, अब perpetual injection can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit। जो केस है उसकी जो मेरिट्स है उसके आधार पर यहाँ पे बनाई जाएगी, कैसे? डिक्री बना करके दिया जाएगा। फिर कहा गया द डिफेंडेंट इज देयर बाय perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the right of the plaintiff। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 37 सब क्लोज नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा प्रोविजंस रिलेटेड किससे हैं? टेम्परेरी इंजेक्शन से, जो कैसे होंगे? सीटीसी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 37 सब क्लोज 2 में आपने क्या पढ़ा? परमानेंट इंजेक्शन की बात की गई है, और ये परमानेंट इंजेक्शन कैसे दिया जाएगा? डिक्री बना करके, और कब? हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। जो केस है उसके हियरिंग के टाइम पर और मेरिट्स के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। जो हिंदी मीडियम के एक बार वो भी नजर डाल लीजिए। सेक्शन 37 अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश की बात की गई है। यहाँ पर अस्थायी व्यादेश वे हैं जो किसी निर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? जो टाइम स्पेसिफाई किया गया वो, या फिर न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक, जब तक कोई न्यायालय अन्य आदेश ना दे तब तक के लिए भी हो सकते हैं। दूसरा यहाँ नेक्स्ट बात की गई है, और वे बाद के किसी भी प्रक्रम पर अनुरक्त किए जा सकेंगे। कब किए जा सकते हैं? अस्थायी जो व्यादेश हैं वो जब केस चल रहा है तो वो किसी भी प्रक्रम पर यहाँ पे किए जा सकेंगे, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होते हैं। इसके अनुसार दिया जाएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। शाश्वत व्यादेश बाद की सुनवाई और उसके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुगत किया जा सकता है। तद द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्रत्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यादेश कर दिया जाता है। तो किसके फेवर में किया जाता है? वादी के फेवर में, यानी कि जो वादी है उसके फेवर में, उसके अधिकारों के प्रतिकूल ना हो, ऐसे सभी कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों को ना करने के लिए शाश्वत काल के लिए, शाश्वत काल के लिए हो गया लाइफ टाइम, यानी कि हमेशा के लिए यहाँ पर ये इस टाइप का स्टे दे दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है शाश्वत व्यादेश। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो चैप्टर 8 पर एक बार नजर डालिए। हम लोग यहाँ पर सेक्शन 38 के लिए एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 38 में बात की गई शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार सेक्शन 38 का सब क्लोज फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। इस अध्याय द्वारा अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अनुबंधों के अध्याधीन, कब? इस अध्याय द्वारा अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अनुबंधों के अध्याधीन वादी को कोई शाश्वत व्यादेश उसके पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के, चाहे अभिव्यक्त रूप से, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सेक्शन 38 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। यहाँ बात की गई इस अध्याय द्वारा अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अनुबंधों के अध्याधीन वादी को कोई शाश्वत व्यादेश उसके पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के, चाहे अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित तौर पर भंग को निवारित करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा। तो किस पर्पज के लिए किया जा सकेगा? कोई जो भंग है उसको निवारित करने के लिए यहाँ पर कौन सा व्यादेश? शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है। और किसके पक्ष में? उसके पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के, चाहे किसको? वादी को कोई शाश्वत व्यादेश। अब इसके पॉइंट्स पर से एक बार नजर डालिए।
सेक्शन 38 सब क्लोज नंबर फर्स्ट कहा गया इस अध्याय द्वारा अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अनुबंधों के अध्ययन। तो इस अध्याय में जो भी अंतर्विष्ट हैं या निर्दिष्ट हैं, वादी को कोई शाश्वत आदेश कैसे मिलेगा, यहाँ पर उसके पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसके पक्ष में, चाहे वो अभिव्यक्त रूप से या फिर विवक्षित तौर पर। अभिव्यक्त और विवक्षित आप समझते हैं, अभिव्यक्त मतलब जो बोल करके कहा जाता हो या बताया जाता है स्पेसिफाई करके, वो होते हैं अभिव्यक्त करके। विवक्षित होते हैं कि जो उसके साथ ऑलरेडी पहले से इंक्लूड हों, यानी कि भंग को निवारित करने के लिए अनुदत्त किया जा सकता है कि उसके जो भंग करने वाली कोई चीजें हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कुछ भी ऐसी चीजें जो जिससे वादी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, उसके लिए यहाँ पर शाश्वत व्यादेश यानी कि स्थायी यानी कि परमानेंट इंजेक्शन की व्यवस्था की जा सकती है। और किस सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं? सेक्शन 38 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिएगा यहाँ पर। सेक्शन 38 में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर परपिचुअल इंजेक्शंस व्हेन ग्रांटेड। सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेंट इन और रिफर्ड टू बाय दिस चैप्टर, a perpetual injection may be granted to the plaintiff। किसको मिलेगा? plaintiff को। किस पर्पज के लिए? to prevent the breach of an obligation existing in his favor। जो उसके फेवर में कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन है जो ब्रीच होने ना होने के लिए, एंड वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। तो वो कैसे हो सकता है? या तो एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लीकेशन के द्वारा हो सकता है। इनमें से कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए यहाँ पर परपेचुअल इंजेक्शन दिया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 38 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऑब्लिगेशन किससे अराइज हुआ हो? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेंट इन चैप्टर 2। कहां पर? द कोर्ट शैल बी गाइडेड by the rules and provisions contained in chapter 2। कहाँ पर दिए गए हैं? चैप्टर 2 में। अब आपने चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक दिया गया पता है? किसी को याद है? जल्दी से बताओ। जो आपने सेक्शन पढ़ा था, नहीं सुनिए, 9 to 25 जो पढ़े थे आपने, और जिसमें कहा गया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई थी। सेक्शन 9 to 25 के यहाँ पर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सब क्लोज नंबर 3 पर, व्हेन द डिफेंडेंट्स invades or threatens to invade the plaintiff's right to the enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases namely। तो किन केसेस में यहाँ पे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। नंबर ए, where the defendant is trustee of the property for the plaintiff। और बी में यहाँ पर बात की गई है where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion। सी में बात की गई where a invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief। और डी, where the injection is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceeding। सब क्लोज 3 में 1 2 3 4 क्योंकि 4 टाइप्स की कंडीशंस दी गई हैं, जहां पर क्या दिया जा सकता है? परपेचुअल इंजेक्शन इन द फॉलोइंग केस नेमली। इन सिचुएशन में जब व्हेन अ डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स to invade the plaintiff's right to the enjoyment of property। तो कोर्ट इन सिचुएशंस में मस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, where the defendant is trustee of the property for the plaintiff। क्या हो? डिफेंडेंट यहाँ पर ट्रस्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused। जहाँ पर एक्चुअल डैमेज कॉज का कोई भी
गुना हो पाए, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या है ये पता ना चल पाए, तो यहाँ और लाइकली टू बी कॉस्ट बाय द इन्वेस्टमेंट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, जब मनी क्या हो, एडिक्वेट रिलीफ ना हो, वेयर द इंजेक्शंस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इन चारों सिचुएशंस में क्या हो सकता है, परपेचुअल इंजेक्शंस की व्यवस्था की जा सकती है। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। सब क्लोज 2 में आपने यहाँ पर पढ़ा था, जब ऐसी कोई बाध्यता संविदा से उत्पन्न होती हो तो न्यायालय अध्याय 2 में अंतर्गत नियमों और उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक के ग्राउंड को एप्लीकेबल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 में जब देखा कि जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या के उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण करने की धमकी दे तो न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में कोई शाश्वत व्यवधि अनुगत कर सकेगी। इन सिचुएशन में का, खा, गा और घा यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए। का पर एक नजर डालिए, जहां प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का न्यासी हो, प्रतिवादी क्या हो, प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का न्यासी हो, वहां पर दिया जा सकता है। खाम है, जहां आक्रमण द्वारा कारित वास्तविक नुकसान या जो कारित होना संभाव्य है वो अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो, डिसाइड ना हो पाए कि नुकसान कितना हुआ है वहां पर। और जहां आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथा योग अनुतोष प्रदान नहीं करेगा, और या फिर जहां न्याय कार्रवाइयों का बाहुल निवारित करने के लिए व्यदेश आवश्यक हो। कई बार 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 केस रजिस्टर किए जाते हैं उस मैटर पर, तो इन सब के लिए यहाँ पर परमानेंट इंजेक्शन की व्यवस्था की जा सकती है, यानी कि शाश्वत व्यदेश की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर सकता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 39 में यहाँ बात की गई है आज्ञापक व्यदेश क्या होते हैं। देखिए आज्ञापक व्यदेश से संबंधित व्यवस्था क्या है, जब किसी बाध्यता के भंग को निवारित करने के लिए कोई ऑब्लिगेशंस थे और उसको भंग करने से रोकने के लिए कतिपय कार्यों के पालन को विवश करना आवश्यक हो। जहाँ पर कुछ कार्य हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, जिनको परिवर्तित करने के लिए न्यायालय समर्थ हो। न्यायालय विवेकानुसार परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों के पालन को विवश करने के लिए कोई व्यदेश अनुदत्त कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंजेक्शंस की व्यवस्था की गई, और इंजेक्शंस कैसा हो, मैंडेटरी वाला होना चाहिए, आज्ञापक होना चाहिए। तो आज्ञापक के लिए सेक्शन 39 में प्रोविजंस किए गए। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका सेक्शन 39 से, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे किन सिचुएशंस के लिए कि उनका पालन करना आवश्यक हो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पर उसको परिवर्तित कराने के लिए, यानी कि इन्फोर्स कराने के लिए ऐसा कर सकता है। और फिर न्यायालय की ज्यूरिडिक्शन में होना अनिवार्य कि न्यायालय को उसको सुनने की ज्यूरिडिक्शन हो। तो न्यायालय यहाँ पर कैसे कर सकता है, स्वविवेकानुसार परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों के पालन को विवश करने के लिए कोई व्यदेश अनुगत कर सकेगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजेक्शंस की बात की गई सेक्शन 39 में। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, क्या प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जो लाइबिलिटीज है, जो दायित्व है, उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए। इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स, ये आवश्यक है, कंपेल किया जा सकता है परफॉर्मेंस करने के लिए सर्टेन एक्ट्स के लिए, विच द कोर्ट इज कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग, जहां पर कोर्ट इन्फोर्सिंग के लिए कैपेबल होना चाहिए। The court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach
complaint of and also to compel performance of the requisite acts। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस के लिए कंपेल किया जा सकता है और किसको ब्रीच करने से रोकने के लिए, एन ऑब्लिगेशन, जो कि कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन हो जो उसको पालन करना कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, तो इसके लिए कोर्ट उसे कंपेल कर सकेगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 40 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया ब्रजेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी, ब्रजेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त को जो नुकसानी है उससे संबंधित यहाँ पर प्रोविजंस किए गए। सेक्शन 40 ये भी थोड़ा सा वीआईपी है, इसका सेक्शन सबसे पहले आप याद कर लीजिए। सेक्शन 40 में ब्रजेश के स्थान पर इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, उसके अतिरिक्त कुछ नुकसानी की बात की गई है। सेक्शन 38 के अधीन शाश्वत व्यदेश या धारा 39 के अधीन आज्ञापक व्यदेश के लिए किसी बाद में वादी, तो सेक्शन 38 में किसकी बात की गई थी, शाश्वत व्यदेश की। सेक्शन 39 में बात की गई है मैंडेटरी इंजेक्शंस की, यानी कि आज्ञापक व्यदेश के लिए किसी बाद में वादी। अब यहाँ पर वादी क्या कर रहा है, या तो ऐसे व्यदेश के अतिरिक्त या के स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकेगा, अगर वो इंजेक्शन नहीं चाह रहा है, व्यदेश नहीं चाह रहा है, इससे नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पर नुकसानी के लिए दावा कर सकेगा। और यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, और न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी नुकसानी अधिनियमित कर सकेगा। मीन्स यहाँ अगर वो इस बात के लिए आवेदन लगाए कि इसके साथ व्यदेश नहीं चाहिए, मुझे इंजेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो जो नुकसानी हुआ है उस नुकसानी के लिए भरपाई करने के लिए कंपनसेशन चाहिए, तो यह नुकसानी के लिए दावा कर सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझता है तो ऐसी नुकसानी के लिए आदेश भी कर सकेगा। सेक्शन 40। तो यहाँ पे कहा जा सकता है क्या कोई व्यक्ति या इंजेक्शन की बजाय शाश्वत जो उसे व्यदेश और या फिर आज्ञापक व्यदेश की बात करें, इनमें से इनकी जगह क्या वादी कोई भी अतिरिक्त नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हाँ कर सकता है और सेक्शन 40 के अनुसार, और न्यायालय यहाँ पर उसे कंपनसेशन दिला सकता है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 40 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट, सेक्शन 40 सब क्लोज फर्स्ट में। सेक्शन 40 सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि इस धारा के अधीन नुकसानी के लिए कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जो नुकसानी है उसके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने उसके बाद पत्र में ऐसे अनुतोष का दावा न किया है। लेकिन कब दिया जा सकता है यहाँ पर अनुतोष, जब वादी ने जो केस फाइल किया हुआ था उस बाद पत्र में क्या होना चाहिए, जो नुकसानी हुई है उसका वर्णन यहाँ पर होना चाहिए। अगर उसने दावा किया है तो ही यहाँ पर अनुदत्त किया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। परंतु की स्थिति में जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह है कि जहां वाद पत्र में ऐसी किसी नुकसानी का दावा न किया गया हो तो न्यायालय कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम पर वादी को ऐसे दावे को सम्मिलित करने के लिए ऐसे निबंधनों पर जैसे कि न्याय संगत हो वाद पत्र में संशोधन करना मंजूर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वादी ने वाद पत्र में ऐसा दावा नहीं किया है किसी अनुतोष के लिए जो उसको नुकसानी हुई है, तो उसको संशोधन करने के लिए कोर्ट यहाँ पर वाद पत्र में संशोधन करने के लिए संशोधन को मंजूर कर सकेगा और यहाँ पर वो सारी चीजों को ऐड कर सकेगा जो वास्तव में उसे नुकसान हुआ हो। सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 40 सब क्लोज 3 में क्या बात की गई है, वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के भंग को निवारित करने के किसी वाद की खारिजी ऐसे भंग के लिए नुकसानी के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का वर्णन कर सकेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के भंग को निवारित करने के लिए, इसके लिए वादी है और वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के भंग को निवारित करने के लिए, कोई बाध्यता है, कोई ऑब्लिगेशन है और उसको भंग से निवारित करने के लिए किसी वाद की खारिजी ऐसे भंग के लिए नुकसानी के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का वर्णन करेगी। तो यहाँ पे एक बार इसे थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं इसको क्या कहा गया। पहले कहा गया कि वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता का भंग को निवारित करना है और फिर किसी वाद की खारिजी, कोई वाद को खारिज किया गया तो ऐसे भंग के लिए नुकसानी के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का
वर्जन करेगी। कब? जब वादी के पक्ष में कोई बाध्यता है और उसको निवारित करने के लिए किसी केस को अगर खारिज किया गया और फिर वो उसके केस को जो खारिज हुआ उसके लिए भी अगर कोई या नुकसानी के लिए वाद लाए तो ऐसे वाद का वर्जन कर दिया जाएगा, यानी कि उसे रोक दिया जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? चलिए सेक्शन 41 पर एक बार नजर डालिए। व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है? तो व्यादेश के नामंजूर किए जाने से संबंधित यहाँ पर देखिए का, खा, गा, घा, या, चा, छा और जा, जा का, झा और यहाँ तक इतने मैटर्स दिए गए। किन किन सिचुएशन में यहाँ पर ये किया जा सकता है? तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता। कब? जैसे काम में अगर हम यहाँ पर देखें तो काम में बात की गई है बाद जिसमें व्यादेश विकसित हो और संस्कृत किए जाने के समय लंबित किसी न्यायिक कार्रवाई के अभियोजन से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्रवाइयों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो, तब तक क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर व्यादेश को नामंजूर किया जाता है। इन सिचुएशन में बाद जिसमें व्यादेश विकसित हो, जिसमें व्यादेश दिया जा सकता हो और संस्कृत किए जाने के समय लंबित किसी न्यायिक कार्रवाई में, जब यहाँ संस्कृत किया जा रहा है तो उस समय कोई लंबित कार्रवाई है कि अभियोजन से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए अगर ऐसा किया जाता है, तब तक कि ऐसा अवरोध कार्रवाइयों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक ना हो, तो यहाँ पर ऐसे व्यादेश को क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। न्यायिक कार्रवाई है, चल रही है ऑलरेडी, और उसको डिले करने के लिए कोई अगर यहाँ पर इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, यानी कि स्टे लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी न्यायालय जो उससे अधीनस्थ नहीं है, जिससे अनुतोष विकसित है, मैं किसी कार्रवाई को संस्कृत या अभियोजित करने के किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी न्यायालय जो उसके अधीनस्थ नहीं है, कोई भी न्यायालय है जो उसके अधीनस्थ नहीं है और जिससे कि रिलीफ पाने के लिए इच्छुक है, यहाँ पर मैं किसी कार्रवाई को संस्कृत या अभियोजित करने के किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए अगर किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब के साथ नामंजूर आपको ऐड करना है। किसी विधायी निकाय को आवेदन करने से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए कोई अगर इंजेक्शन की बात करता है तो भी यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर। ध्यान में जरा ध्यान दीजिए, किसी दांडिक मामले में किसी कार्रवाई को संस्कृत या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए किया गया है, तो भी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिए, किसी संविदा के भंग को निवारित करने के लिए जिसका पालन विनिर्दिष्ट तथा प्रवर्तनीय नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी अगर कोई इसके लिए भी आवेदन करता है इंजेक्शन के लिए, तो भी यहाँ पर नामंजूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य को जिसके बारे में यकीनी के तौर पर यह स्पष्ट ना हो कि यह उपताप यानी कि न्यूसेंस हो जाएगा, उपताप यानी न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई, किसी चालू रहने वाले भंग जिसमें वादी उपमत हो गया हो को निवारित करने के लिए, या फिर जब सामान्यतः प्रभावकारी अनुतोष कार्रवाई के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चित तौर पर अभिप्राप्त किया जा सकता हो, सिवाय न्यास भंग की दिशा में। यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहा गया कि जब सामान्यतः प्रभावकारी अनुतोष कार्रवाई के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चित तौर पर किसी भी अन्य प्रायिक ढंग से अभिप्राप्त किया जा सकता हो, सिवाय न्यास भंग के, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर नामंजूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, क्या काम है, यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या विलंब होता है, अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है, जहाँ में देखिए जब वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा हो कि न्यायालय की सहायता से उसे निवृत्त कर दे, उस कंडीशन में, या फिर जब वादी का मामले में कोई व्यक्ति ना हो और उसके लिए अगर वो आवेदन लगा, तो भी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा।
देखिए ये टर्म्स कंडीशन है, सिंपल है, ज्यादा इनमें कुछ विशेष टफ नहीं है, बस केवल आपको टर्म्स कंडीशन देखना है कि जो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो न्याय हित में आपको ना दिखे उसके अगेंस्ट में, उन सब के लिए अगर कोई यहाँ पे व्यादेश मांगने के लिए आवेदन लगाता तो उस आवेदन को यहाँ पर नामंजूर कर दिया जाएगा। आप ऐसे भी इसके सेंस लगा सकते हैं। बाकी इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। सेक्शन 42 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि नकारात्मक करार के पालन का व्यदेश, जो नेगेटिव एग्रीमेंट्स हैं क्या उनके पालन के लिए कोई इंजेक्शन दिया जा सकता है। देखिए धारा 41 के खंड इगा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी संविदा में कतिपय कार्य को करने के सकारात्मक करार के साथ कतिपय कार्य को न करने का अविधेयक या विवक्षित या कोई नकारात्मक करार समाविष्ट हो, तो परिस्थितियां की न्यायालय सकारात्मक करार के विनिर्दिष्ट पालन को विवश करने में असमर्थ है तो उसे नकारात्मक करार के पालन करने के किसी व्यादेश को अनुदत्त करने से प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव भी व्यादेश यहाँ पर अनुदत्त किया जा सकता है उनके लिए भी। इसका मतलब समझ आया क्या? हाँ चलो इसको थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। परंतु यह कि वादी संविदा का पालन जहां तक उच्च पर वह आबद्ध करने में विफल ना रहा हो प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर बात की गई है, देखिए ओके एक मिनट, सेक्शन 42 को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। और नकारात्मक करार के पालन का व्यदेश, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वन कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो टर्म्स कंडीशन हो, एक का पालन करने के लिए और एक का ना पालन करने के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन किया जाए। और यहाँ पर कहा गया कि जो सेक्शन 41 के खंडीगाम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए गए इसमें 41 के सेक्शन में, कि जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स ना हो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किए गए हों। तो अब यहाँ कहा गया कि जहाँ किसी संविदा में कतिपय कार्य को करने से सकारात्मक करार और साथ कतिपय कार्य को न करने का अभिव्यक्त या विवक्षित कोई नकारात्मक करार समाविष्ट हो, मीन्स एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की टर्म्स कंडीशन डाल दी गई, इसको पालन करना है और इसको पालन नहीं करना है, इनकी ये टर्म्स कंडीशन के साथ आपको ये नहीं करना है। पर यहाँ परिस्थितियां कि न्यायालय सकारात्मक करार के विनिर्दिष्ट पालन को विवश करने में असमर्थ है, पालन कराने के लिए अगर असमर्थ है यहाँ पर न्यायालय, कौन सा जो यहाँ फर्स्ट एक टर्म्स कंडीशन दी गई थी उसको, तो उसे नकारात्मक करार के पालन के लिए किसी व्यादेश को अनुदत्त करने से प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि कोर्ट को कोई भी व्यादेश देने से कोई भी प्रभावित यानी कि मना नहीं कर सकता और कोर्ट यहाँ पर व्यादेश यहाँ पर दे सकता है। इसके लिए कि जब यहाँ पर सकारात्मक को भले ही पालन ना करवा पाए लेकिन वो नेगेटिव जो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन ऐड की गई थी, इस टर्म्स कंडीशन के लिए वो यहाँ पर इसमें लगा सकता है पालन के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट और ध्यान दीजिएगा, परंतु में कहा गया परंतु यह कि वादी संविदा का जो पालन है जहां तक उस पर आबद्ध कर है करने में विफल ना रहा हो, तो जो संविदा का पालन करने में विफल ना रहा हो तभी ये टर्म्स कंडीशन एप्लीकेबल होंगे। इससे संबंधित एक टिप्पणी और है, देख लो जरा थोड़ा सा। केवल व्यादेश का दावा करने के लिए बाद करार के विनिर्दिष्ट पालन का दावा किए बगैर पोषणीय नहीं है। तो यहाँ विनिर्दिष्ट पालन का दावा करना कंपलसरी है। केस था गणपत बनाम अश्वनी कुमार 2018 का ये केस है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज बताइए। नहीं चलेगा, इसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।